Okay, this lecture is about main memory. The objective of this lesson is to provide a detailed description of different methods that how memory hardware is organized, and to discuss various memory management techniques such as paging and segmentation. इन द स्टार्ट ऑफ द कोर्स जो है हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक इम्पॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस, बिकॉज मेमोरी के अंदर जो है देयर आर डिफरेंट processes which are stored in the memory along with the operating system. So operating system must be able to manage the system memory so that these processes could be stored in the memory along with the operating system. और दूसरा जो है इस हवाले से जो है अनदर थिंग इज कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है कि ये एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस के मेमोरी एरिया के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस ना कर सके। तो मेमोरी, मेन मेमोरी जो है इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है ये आज का टॉपिक है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस तरह से मेमोरी को मैनेज करता है, फ्री स्पेस को कैसे मैनेज करता है, प्रोसेसेस को मेमोरी कैसे एलोकेट करता है और किस तरह से जो है वो डी एलोकेशन करता है। तो दो जो मेजर टेक्निक्स हैं, one of them is paging and the second one is segmentation. These are the two techniques which are used by the modern day operating systems to manage the main memory. As you know that programs जो हैं they must be brought from hard disk into the main memory for execution. So every program that you wish to execute, it must be brought into the main memory for execution purpose. Or after that, when this program has been transferred from the secondary storage device to the main memory, then this process can be executed by the processor. प्रोसेसर जो डायरेक्टली डिवाइसेस एक्सेस कर सकता है, मेमोरी डिवाइसेस एक्सेस कर सकता है, वो है रजिस्टर्स और मेन मेमोरी। जो हार्ड डिस्क होती है या जो आपकी दूसरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं या टर्शरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उनको जो है वो प्रोसेसर जो है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो ओनली मेन मेमोरी एंड रजिस्टर्स जो हैं, दीज आर द स्टोरेज डिवाइसेस दैट अ सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली। मेन मेमोरी जो होती है, इट डजंट नो एनीथिंग अबाउट कि हाउ द एड्रेसेस आर जनरेटेड, किस तरह से एड्रेस जनरेट होते हैं। फॉर द मेन मेमोरी इट ओनली नोज अबाउट द स्ट्रीम ऑफ एड्रेसेस कि एक एड्रेस आया, उसके साथ जो है एक रिक्वेस्ट आई है आइदर फॉर द रीड ऑपरेशन और द राइट ऑपरेशन, और मेमोरी यूनिट जो है वो क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वेस्ट कि वो रीड रिक्वेस्ट है या राइट रिक्वेस्ट है, और जो भी उसको एड्रेस गिवन होता है उस डेजिग्नेटेड एड्रेस पे वो रीड या राइट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है। अगर हम बात करें रजिस्टर और मेमोरी डिफरेंस की कि दोनों स्टोरेज डिवाइसेस में डिफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, वी कैन से कि रजिस्टर्स जो होते हैं दे आर फास्टर एज कंपेयर टू द मेन मेमोरी। टिपिकली क्या होता है कि एक क्लॉक साइकिल के अंदर जो है प्रोसेसर जो है वो रजिस्टर्स को एक्सेस कर सकता है, वो यहाँ वहाँ से डेटा रीड कर सकता है या राइट कर सकता है। सो दिस इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ स्टोरेज अवेलेबल विद इन दिस सिस्टम। दूसरे नंबर पे जो है वो मेन मेमोरी होती है, which is slower as compared to the register. However, it is still faster as compared to the other devices such as secondary storage devices. तो main memory जो है it takes more than one cycles to access data from the memory. Like आपने read या write operation perform किया है, तो main memory जो है it will take 3 or 4 cycles to perform this operation. Now, because it is taking more than one cycles to perform a particular operation, so during the times when this system bus is busy
बाय द मेन मेमोरी, तो प्रोसेसर जो है वो स्टॉल कर जाता है। स्टॉल मींस कि प्रोसेसर जो है उसके साइकिल जो होते हैं दे आर वेस्टेड। प्रोसेसर विल वेट फॉर द मेमोरी डिवाइस कि वो उसको डेटा रिटर्न करती है। फॉर एग्जांपल अगर उसने कोई रीड ऑपरेशन प्रोसेसर कर रहा है मेमोरी से, तो until the memory has supplied this data, processor will keep waiting. This is known as stall, कि processor जो है it is in the waiting state. Now to improve this performance, कि processor जो है उसको wait ना करना पड़े, उसको stall ना करना पड़े, क्या किया जाता है कि cache memory use की जाती है। Cache memory is another storage device which sits between the main memory and the CPU registers. And the performance, as far as its performance is concerned, तो ये जो है it is faster than the main memory, however it is slower than the registers, but still we can gain the performance improvement because it is faster than the main memory. So the data can be stored in the cache memory. A part of data या instructions जो हैं program instructions, they can be stored in the cache memory, and processor can access instruction or data from the cache memory. Instead of this, it is every time it is looking towards the main memory to access that data or instructions. And the next thing is protection of the memory is required to ensure the correct operation, because in multi-programming environment, there are multiple processes which are residing in the main memory along with the operating system. So it must be ensured कि ये एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस का जो एड्रेस स्पेस है उसके अंदर जो है इंटरफेरेंस ना करे। एंड सिमिलरली एक प्रोसेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एड्रेस स्पेस है उसके अंदर इंटरफेरेंस ना करे। फॉर दिस रीजन प्रोटेक्शन जो है मैकेनिज्म जो है दे आर प्रोवाइडेड कि प्रोसेसेस जो हैं दे डोंट इंटरफेयर विद ईच अदर। Now, to provide this protection mechanism, base and limit registers are used. So there are two registers which are used to provide this protection. One of these registers is called base register, and the second register is known as the limit register. These two registers, they collectively define the logical address space of a process. CPU जो है, whenever an address is generated, CPU must check that every address that it has that has been generated in the user mode by the program, वो जो है वो उसकी एड्रेस की जो रेंज जो है वो बिटवीन दिस बेस एंड लिमिट रजिस्टर जो है वो रिजाइड होनी चाहिए। अगर वो इससे बियॉन्ड है, दिस मीन्स कि प्रोसेस जो है वो किसी दूसरे प्रोसेस की एड्रेस स्पेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, मेन मेमोरी का व्यू जो है वो दिया गया। देयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी एट द लोएस्ट पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी। देन देयर आर 3 processes which are stored there, and this is the process 1. Process 1 जो है इसका जो बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस मींस वो एड्रेस जहाँ से ये प्रोसेस जो है वो मेमोरी में इसको स्टोर करना आपने स्टार्ट किया है, या जहाँ से इसकी स्टोरेज जो है वो शुरू होती है। तो दिस address is the base address, and similarly the limit of this the address space for this process is this one, जो कि limit register के अंदर दिखाई गई है। This limit जो है it gives the maximum range that a process can maximum range of addresses that a process can access. Beyond this range जो है beyond this limit जो है प्रोसेस जो है वो एड्रेसेस को मेन मेमोरी एड्रेसेस को एक्सेस नहीं कर सकता। दिस इज हाउ द प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड कि लिमिट रजिस्टर जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि कोई भी जो एड्रेस जो है वो जनरेट हो रहा है उसको चेक किया जाता है अगेंस्ट दिस बेस एंड लिमिट रजिस्टर, कि वो एड्रेस जो है वो बेस से बड़ा होना चाहिए या बेस के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द एड्रेस फ्रॉम वेयर द प्रोसेस हैज बीन started its storage in the main memory। और लिमिट जो है वो उसकी मैक्सिमम रेंज डिस्क्राइब कर दी है कि इससे बियॉन्ड जो है प्रोसेस की लिमिट नहीं है, इससे बियॉन्ड जो है एक प्रोसेस जो है वो एड्रेसेस को एक्सेस नहीं कर सकता।
Now this is the hardware address protection mechanism दिखाया गया इस फिगर के अंदर कि किस तरह से जो है वो हार्डवेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। सीपीयू, ये आप देख रहे हो, सीपीयू जो है एक एड्रेस जनरेट करता है। इस एड्रेस को सबसे पहले बेस रजिस्टर के साथ चेक किया जाता है, जो बेस रजिस्टर के अंदर एड्रेस स्टोर्ड होता है। अब ऑब्वियसली बेस रजिस्टर हमें वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है जहां से एक प्रोसेस जो है वो मेमोरी में स्टोर होना शुरू होता है। तो ये एड्रेस जो सीपीयू ने जनरेट किया है, इट शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन दिस एड्रेस, दिस बेस एड्रेस। अगर ये इससे ग्रेटर या इससे इसके इक्वल नहीं है, ये इससे लेस है, इन दैट केस इट मीन्स के ये एड्रेस जो प्रोसेस ने दिया है ये किसी दूसरे प्रोसेस से उसकी एड्रेस स्पेस से बिलोंग करता है। इन दैट केस जो है देयर शुड बी an error condition should be raised in the system to inform the user कि प्रोसेस जो है वो illegal memory access करने की कोशिश कर रहा है। So when this condition is not satisfied, the address is less than the base address. In that case, there is a trap to the operating system. Otherwise, अगर ये एड्रेस जो है ये बेस रजिस्टर ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है, तो उस केस में नेक्स्ट क्या चीज़ चेक की जाती है, उसकी लिमिट चेक की जाती है। तो लिमिट कैसे चेक करते हैं? बेस के अंदर जो है लिमिट रजिस्टर की वैल्यू को ऐड किया जाता है और उसके बाद इस एड्रेस को कंपेयर किया जाता है उस बेस प्लस लिमिट का जो सम है उसके साथ। अगर तो ये उससे लेस है, दिस मीन्स कि दिस इज़ अ लीगल एड्रेस, तो उसको प्रोसेस जो है उस केस में मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, उसको एक्सेस अलाउ कर दी जाती है। अगर अगेन ये एड्रेस जो है ये इस सम से ग्रेटर है, दिस मीन्स कि ये एड्रेस जो है ये किसी दूसरे प्रोसेस के एड्रेस स्पेस से बिलोंग करता है। उस केस में क्या हो रहा है कि अगेन एक्सेस जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी एंड देयर विल बी अ ट्रैप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। So in order to provide protection, two registers are being used, base register and the limit register, and this pair of registers जो है it can ensure कि एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस के एड्रेस स्पेस को एक्सेस नहीं कर पाएगा। एड्रेस बाइंडिंग एड्रेस बाइंडिंग मींस के एड्रेसेस जो है वो कैसे जनरेट होते हैं। बिकॉज जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम के अंदर तो हम सिंबॉलिक एड्रेसेस इस्तेमाल करते हैं। लाइक आप कहते हो इंटीजर एक्स, नाउ दिस एक्स जो है इट रेफर्स टू सम मेमोरी लोकेशन, तो ये एक एक्चुअल एड्रेस नहीं है। एक्स जो है एक्स इज जस्ट अ रेफरेंस टू दैट मेमोरी लोकेशन, तो इसको हम कहते हैं दीज आर द सिंबॉलिक एड्रेसेस जो कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर देते हैं। तो एड्रेस बाइंडिंग जो है, एड्रेस बाइंडिंग मैकेनिज्म्स हमें बताते हैं कि एड्रेसेस जो हैं वो मेमोरी एड्रेसेस जो एक्चुअल मेमोरी एड्रेसेस होते हैं वो कैसे आपके प्रोग्राम के साथ जो वो उसकी इंस्ट्रक्शंस के साथ या जो आपने डेटा इस्तेमाल किया प्रोग्राम के साथ उसके साथ उनको कैसे लिंक किया जाता है। So the programs which are stored on the secondary storage device and they are ready to be brought into the main memory for execution purpose, they are stored in the input queue. ऑलरेडी जो हम ये क्यू डिस्कस कर चुके हैं कि इसको जॉब क्यू भी कहते हैं, कि जॉब क्यू के अंदर जो है वो तमाम प्रोग्राम्स होते हैं जो कि वेटिंग विच आर वेटिंग फॉर द मेन मेमोरी एलोकेशन। तो इस जॉब क्यू से एक प्रोग्राम को सेलेक्ट किया जाता है और उसको जो है वो मेन मेमोरी जो है वो एलोकेट की जाती है। एंड फर्दर जो है एड्रेसेस जो हैं दे आर रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम्स लाइफ। फॉर एग्जांपल सोर्स कोड जो है, सोर्स कोड एड्रेसेस जो हैं दे आर यूजुअली सिंबॉलिक, जैसे इंटीजर एक्स है, फ्लोट वाई है, ये डबल जी है, 4x है। तो दीज आर ऑल द सिंबॉलिक एड्रेसेस कि हमने सिंबल्स इस्तेमाल किए हैं एड्रेसेस को स्पेसिफाई करने के लिए। हाउएवर दीज आर नॉट द एक्चुअल मेन मेमोरी एड्रेसेस। उसके बाद क्या होता है कि सोर्स कोड को हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइल टाइम पे क्या होता है कि कंपाइल कोड एड्रेसेस जो है दे आर बाइंड टू द रीलोकेटेबल एड्रेसेस, कि कंपाइलर इन सिंबॉलिक एड्रेसेस को बाइंड करता है रीलोकेटेबल एड्रेसेस के साथ।
नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीलोकेटेबल एड्रेसेस? इससे क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि अगेन कंपाइलर को नहीं पता कि आपका प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में कहाँ पे लोड होगा, या जो डेटा जो है या प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मेमोरी में कहाँ पे स्टोर होंगी, बिकॉज दिस इज नॉट नोन एट द कंपाइल टाइम। बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि आपके प्रोग्राम को जो है वो eventually allocate करता है मेमोरी। सो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर इन सिंबॉलिक एड्रेसेस को, जिन एड्रेसेस के साथ लिंक करता है, उनको हम कहते हैं रीलोकेटेबल एड्रेसेस। अब ये कैसे लिंकेज करता है? फॉर एग्जांपल कंपाइलर ये कहता है कि जी आपका प्रोग्राम जो है उसका जो कोड जो है, फॉर एग्जांपल इट अज्यूम्स कि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सम एड्रेस 0। नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो कहता है अच्छा जी दिस इज दीज मैनी बाइट्स अवे फ्रॉम दिस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, या डेटा जो है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सम इमेजिनरी एड्रेस से at address 10, and the next data item जो है that will be stored after these many bytes from this starting address. So program जो है it is composed of different modules. उसके अंदर different methods होते हैं, main method है, ये user defined और methods हैं उसके अंदर arrays हैं, data है। तो हर मॉड्यूल की स्टार्ट से जो है एड्रेसेस जो होते हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं उस मॉड्यूल से रेलेवेंट जो भी उस मॉड्यूल के अंदर डेटा पड़ा होता है या इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं। दिस इज हाउ यू सी इन दिस एग्जांपल दैट some particular data or instruction is 14 bytes from the beginning of this particular module. तो ये तो हो गए रीलोकेटेबल एड्रेसेस। उसके बाद जो है कंपाइलेशन के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज लिंकिंग एंड लोडिंग प्रोसेस। अब लिंकर या लोडर जो है वो क्या करता है कि वो इन एड्रेसेस को जो है वो लिंक करता है absolute addresses के साथ। Absolute addresses means the actual physical addresses which belong to the main memory, उनको हम कहते हैं absolute addresses, या आप physical addresses भी इनको कह सकते हैं। Because now at the load time पे क्या होता है कि आपका प्रोग्राम जो है it will be loaded into the main memory. Now it is known कि आपका प्रोग्राम जो है मेमोरी में किस एड्रेस पे लोड होगा, हमें उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो मिल जाता है। तो अब क्या करते हैं कि हम जो है इन तमाम रीलोकेटेबल एड्रेसेस को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, इनको बाइंड कर देते हैं एब्सोल्यूट या फिजिकल एड्रेसेस के साथ। सो एवरी बाइंडिंग जो है इट मैप्स वन एड्रेस स्पेस टू अनदर एड्रेस स्पेस। फॉर एग्जांपल जो कंपाइलेशन टाइम पे जो बाइंडिंग हो रही है वो क्या कर रही है, वो सिंबॉलिक एड्रेस स्पेस से आपको लिंक करती है रीलोकेटेबल एड्रेस स्पेस के साथ। जबकि लिंक या लोड टाइम पे जो बाइंडिंग हो रही है वो क्या कर रही है, वो हमें लिंक कर रही है रीलोकेटेबल एड्रेस स्पेस से फिजिकल एड्रेस स्पेस के साथ। So binding of instructions and data to the main memory, how it is performed. Address binding of instructions and data to main memory addresses can happen at 3 different stages. Like जैसा कि अभी हमने बात की कंपाइल टाइम पे होती है, लोड टाइम पे होती है, और तीसरी जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम पे जो है वो बाइंडिंग होती है। कंपाइल टाइम पे क्या होता है कि अगर तो हमें पहले से पता है कि हमारा प्रोग्राम जो है, यानी कंपाइलर को पता है कि आपका प्रोग्राम मेमोरी में कहाँ पे स्टोर होगा, तो एट दैट टाइम फिर कंपाइलर क्या करता है, वो रीलोकेटेबल एड्रेसेस जनरेट नहीं करेगा बल्कि एब्सोल्यूट एड्रेसेस जनरेट करता है। तो उसको हम फिर कहते हैं एब्सोल्यूट कोड कैन बी जनरेटेड। दिस मीन्स कि अगर जो है हमारा कंपाइलर जो है इट नोज दैट एट which memory location this program will be stored, तो compiler जो address generate करेगा, those addresses will be the physical addresses or absolute addresses. However, अब इसका डिसएडवांटेज हमें क्या होता है स्कीम का, अगर यानी कंपाइलर को पता है कि प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होना है, वो एब्सोल्यूट एड्रेसेस डायरेक्टली जनरेट कर सकता है, तो उसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ड्यू टू सम रीजन आपका जो प्रोग्राम जो है उसकी एड्रेस जो है वो एड्रेस स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर देता है। लाइक एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आया, आपका प्रोग्राम जो है, आपका जो प्रोसेस था उसको मेमोरी से उसने स्वैप आउट कर दिया, और उस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को उसने इसकी जो इसकी पहले ऑक्युपाइड एड्रेस स्पेस थी वो इसको एलोकेट कर दी। नाउ द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल
bring in this program, तो what you have to do, आपको इसको recompile करना पड़ेगा. Why we have to recompile? Because we cannot ensure कि exactly जिस memory location पे ये program पहले stored था ये वहीं पे दोबारा store होगा. Because it might be possible कि वो address जो है वो already it has been occupied by some other process. तो इसलिए इसको दोबारा जरूरी नहीं है कि उसी एड्रेस पे लाके जो है इस प्रोग्राम को स्टोर किया जाएगा. सो दिस इज द रीजन दैट इट हैज टू बी रीकम्पाइल. वी हैव टू रीकम्पाइल द कोड ताकि दोबारा से जो है वो एब्सोल्यूट एड्रेसेस जो है वो जनरेट हो सकें. दूसरी जो बाइंडिंग है which happens that happens at the load time. इन दैट केस कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइलर फिर आपके रीलोकेटेबल कोड जनरेट करता है, रीलोकेटेबल एड्रेसेस जनरेट करता है. तो फिर लोड टाइम पे जो है आपका जो लोडर होता है वो उनको कन्वर्ट करता है फिजिकल एड्रेसेस के अंदर. वो फिजिकल या एब्सोल्यूट कोड जो है वो जनरेट करता है. सो इट मस्ट जनरेट रीलोकेटेबल कोड इफ मेमोरी लोकेशन इज नॉट नोन एट द कंपाइल टाइम. तो फिर कंपाइलर जो है वो रीलोकेटेबल कोड जनरेट कर रहा है. और लोड टाइम पे फिर क्या हो रहा है कि लोड टाइम पे लोडर जो है वो इस रीलोकेटेबल कोड को कन्वर्ट करता है एब्सोल्यूट कोड के अंदर. थर्ड जो है वो बाइंडिंग जो होती है दैट हैपेंस एट द एग्जीक्यूशन टाइम. यानी जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा देन जो है बाइंडिंग होगी, अदरवाइज बाइंडिंग जो है इट विल बी डिलेड. So binding is delayed until the runtime if the process can be moved during its execution from one memory segment to the other memory segment. So execution time पे binding हम क्यों delay करते हैं? Again the reason is same जो कि अभी हमने compile time पे मैं आपको problem बता रहा था कि अगर जो है अगर हम ये इंश्योर नहीं कर सकते कि प्रोसेस जो है वो अपनी लाइफ टाइम के अंदर उसको परमानेंटली एक ही मेमोरी स्पेस जो है वो एलोकेट होगी, वो चेंज नहीं होगी, तो फिर तो जो है ठीक है कि हम उसको लोड टाइम पे या कंपाइल टाइम पे जो है एब्सोल्यूट कोड जनरेट कर सकते हैं. लेकिन अगर ऐसा केस नहीं है, वी कैन नॉट गारंटी दैट अ प्रोसेस विल स्टे इन द सेम मेमोरी स्पेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. तो बाइंडिंग जो है उसको डिले कर दिया जाता है एग्जीक्यूशन टाइम तक. देन जो है एग्जीक्यूशन टाइम पे जो है एब्सोल्यूट कोड जो है वो जनरेट होता है. एंड फॉर दिस पर्पज वी नीड हार्डवेयर सपोर्ट टू जनरेट दी एब्सोल्यूट कोड. और वो हार्डवेयर सपोर्ट जो है वो कैसे प्रोवाइड की जाती है? दैट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स. Now in this figure it has been shown the different stages of a program execution. As you can see in this figure, there is a source program. Initially we start with the source program. A user has written the source program. इसके बाद compilation stage आती है या assembling stage आती है. इसको हम कहते हैं compile time. When a compiler is or assembler is assembling your source program into the object module. So कंपाइलर या असेंबलर क्या करते हैं, वो इस सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर. उसके बाद लिंकर का रोल आ जाता है. लिंकर और लोडर जो है इनको कलेक्टिवली इसको कहा जाता है लोड टाइम. दिस इज एज यू कैन सी हियर इन दिस फिगर, दिस इज द लोड टाइम इन विच लिंकर एंड लोडर कैन दे वर्क ऑन दिस ऑब्जेक्ट मॉड्यूल. ओके, लिंकर क्या करता है? लिंकर ये करता है कि इस ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को लिंक करता है दूसरे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने मल्टीपल सी फाइल्स क्रिएट की हो, या आपने एक हेडर फाइल क्रिएट की हुई है, एक आपने जो है आपकी मेन फाइल है. अब लिंकर का काम है कि वो इन फाइल्स को आपस में लिंक करता है. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस कि आपका जो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है उसको लिंक किया जाता है दूसरे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स के साथ, यानी आपके प्रोग्राम के दूसरे पार्ट्स के साथ जो है लिंकर उसको लिंक करता है. उसके बाद लोड मॉड्यूल आ जाता है. लोड मॉड्यूल क्या करता है कि ये सिस्टम लाइब्रेरीज, अगर आपका प्रोग्राम कोई सिस्टम लाइब्रेरीज इस्तेमाल उसके अंदर हो रही है तो ये उनको आपके प्रोग्राम के साथ जो है वो अटैच करता है. उसके बाद लोडर के बाद जो है लोडर आपके प्रोग्राम को जो है वो मेमोरी के अंदर जो है वो स्टोर कर देगा. सो दिस इज नाउ द एग्जीक्यूशन टाइम, या इसको हम रन टाइम कहते हैं. रन टाइम के अंदर क्या हो रहा है कि देयर इज इन मेमोरी बाइनरी मेमोरी इमेज. दिस मीन्स कि आपका मेन मेमोरी के अंदर जो आपका अब जो कोड जनरेट हो चुका है, जो कि लिंकर और लोडर ने एक फाइनल
कोड जनरेट कर दिया जिसको हम बाइनरी इमेज कहते हैं, that will be stored in the main memory. However, during the execution time, it is possible that there are some dynamically loaded system library, they will be attached to your program. This means कि जरूरी नहीं है कि लिंकर जो है लिंक वो सारी की सारी लाइब्रेरीज आपके प्रोग्राम के साथ लिंकर या लोड टाइम पे अटैच करें। कुछ लाइब्रेरीज जो होती हैं दे आर डिलेड और वो डायनेमिकली लोड होती हैं, लाइक जो सिस्टम लाइब्रेरीज हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडेड लाइब्रेरीज जो होती हैं, दे आर अटैच्ड टू योर प्रोग्राम एट द एग्जीक्यूशन टाइम। इसको हम कहते हैं डायनेमिक लिंकिंग। Now we can classify the process address space into the logical address space and the physical address space. The concept of a logical address space is bound to a separate physical address space. It is central to the proper memory management. So logical addresses क्या होता है? Logical addresses are those addresses which are generated by the CPU. इनको हम virtual addresses भी कहते हैं। These are not the physical addresses जो कि main memory को जिसके थ्रू हम उसको address कर सकते हैं। तो लिहाजा इन logical addresses को हमें पहले translate करना पड़ेगा physical addresses के अंदर ताकि हम main memory को access कर सकें। तो physical addresses क्या होते हैं? Physical addresses are those addresses which are actually used by the main memory unit to perform read or write operation. Logical and physical addresses are same in compile time and load time address binding schemes. Because अगर तो बाइंडिंग कंपाइल टाइम पे हो रही है तो हमने क्या कहा था कि कंपाइल टाइम पे अगर बाइंडिंग होती है तो कंपाइलर आपके फिजिकल एड्रेसेस जनरेट करता है या एब्सोल्यूट कोड जनरेट करता है। उस केस में फिर हमारे लॉजिकल और फिजिकल एड्रेसेस जो है वो सेम हो गए, उनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं होगा। एंड सेम इज द केस विद द लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग। हाउएवर अगर जो है एग्जीक्यूशन टाइम पे बाइंडिंग हो रही है तो उस केस में लॉजिकल एड्रेसेस और फिजिकल एड्रेसेस जो है वो डिफरेंट होते हैं। So physical addresses जो हैं they differ in execution time address binding scheme. Now we can define the logical address space जो है it is the set of all logical addresses which are generated by a program, and these are the addresses which CPU will use to perform read or write operation from the main memory. However, before this address is given to the main memory, it must be converted into the physical address. So there is some mechanism in between the main memory and the processor that will convert these logical addresses into the physical addresses. And that mechanism is known as memory management unit. Memory management unit जो है एक ऐसा आप कह लें कि piece of hardware है जिसका काम जो है वो ये translate करना होता है कि जो लॉजिकल एड्रेसेस जो CPU जनरेट करता है ये उन एड्रेसेस को ट्रांसलेट करता है फिजिकल एड्रेसेस के अंदर। Okay, in order to understand the memory management unit, let's take a simple method, simple scheme, जिसके अंदर जो है हम बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर यूज करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है इट कैन बी perceived as it is composed of two registers, base register and the limit register. However, now the base register will be called as relocation register. इसको हम अब relocation register कहते हैं। MS-DOS जो है on x86 architecture it has used 4 relocation registers ये इस्तेमाल करती है। Now user program जो है deals with the logical addresses and user program जो है it never knows about the physical addresses. User program को सिर्फ और सिर्फ जो है logical addresses का पता होता है because these are the addresses which a user program has generated. Execution time binding जो है it occurs when reference is made to a location in the memory. Now ये logical address physical address में कब convert किया जाएगा? जब CPU एक
लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा। और वो लॉजिकल एड्रेस कब जनरेट करता है? जब भी हम मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, यानी जब भी वो कोई